नमस्कार शिक्षकगण, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोज़ की तरह मैं आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से एक एक टॉपिक देता हूं। तो आज हम लोग सीटेट एंड टेट के लिए टॉपिक नंबर 22 पढ़ने वाले हैं। किस? तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के सब्जेक्ट से। और आज हमारा इसका सेक्शन जो 3 है यानी ग है, अधिगम और अध्यापक, उसका टॉपिक नंबर 22 का नाम है प्रेरणा और अधिगम। देखिए, प्रेरणा का अर्थ होता है कुछ सीखना, जिसको हम लोग कहते हैं मोटिवेशन। होता है कि मोटिवेशन वीडियो आप लोग देखते होंगे, मतलब जिससे शरीर में एक आत्मा में एक एनर्जी आ जाए किसी काम को करने की, अपने लक्ष्य को पाने की, तो वो होता है प्रेरणा। यानी किसी अच्छे व्यक्ति से कुछ सीखना ही प्रेरणा होता है। और अधिगम मतलब हो गया सीखना। तो इसी से संबंधित हम आज पढ़ने वाले हैं कि बच्चों में प्रेरणा का क्या असर पड़ता है और कैसे बच्चे प्रेरणा से प्रेरित होकर अपने जीवन में विकास करते हैं। तो बिना टाइम गंवाए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, अभिप्रेरणा की विशेषताओं को लिखें। मतलब जो ये अभिप्रेरणा है इसकी क्या विशेषता होती है? तो इसका पहला विशेषता है कि अभिप्रेरणा का संबंध हमारे आंतरिक विचारों से होता है। मतलब हमारे अंदर किस प्रकार के विचार चल रहे हैं, किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ये सारा का संबंध जो है वो अभिप्रेरणा से होता है। क्योंकि अनेक अवसरों पर आंतरिक भाव एवं विचार ही हमारे प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। दूसरा है, अभिप्रेरणा के आधार पर ही बालक के कार्य एवं व्यवहार का निर्धारण होता है। मतलब इस मोटिवेशन के द्वारा ही किसी बच्चे का कार्य और उसका व्यवहार का जो निर्धारण है कि बच्चे का कार्य कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो अभिप्रेरणा के आधार पर ही होता है। बच्चे को जिस प्रकार की क्रियाओं के लिए अभिप्रेरित किया जाएगा, ठीक उसी प्रकार की क्रियाएं वह संपन्न करेगा। यानी बच्चों को जिस प्रकार की क्रियाओं के लिए, जिस प्रकार के कार्य के लिए आप उसे मोटिवेट करेंगे, वो उसी तरह का काम करेगा। अगर आप उसे अच्छे कार्य के लिए मोटिवेट करेंगे तो अच्छा काम करेगा, गलत काम के लिए मोटिवेट करेंगे तो गलत काम करेगा। तीसरा है, अभिप्रेरणा का अधिगम से बहुत ही गहरा संबंध होता है। मतलब ये जो सीखना है, अधिगम है, इसका बहुत ही गहरा संबंध किससे होता है? तो अभिप्रेरणा से होता है। क्योंकि अभिप्रेरणा जितनी अधिक बलवान होगी, अधिगम प्रक्रिया भी उतनी ही शीघ्रता एवं मजबूती के साथ संपन्न होगी। मतलब कि बच्चों को समय समय पर हमें अभिप्रेरित करते रहना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए कि तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो ये करना है। हमें समय समय पर मतलब कोशिश करना चाहिए कि हमें भी मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहिए। मोटिवेशनल वीडियो देखने से होता क्या है कि एक एनर्जी, काम करने का एक जुनून पैदा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए और साथ ही साथ हम लोगों के लिए भी। चौथा है कि अभिप्रेरणा के माध्यम से बच्चों के व्यवहारिक गतिविधियों में अनेक प्रकार की भावनाओं का जन्म होता है, जैसे दूध के लिए बच्चे का रोना। पांचवा है, अभिप्रेरणा से बच्चे के व्यवहार में निरंतरता बनी रहती है। यानी बच्चे जब मोटिवेट होते हैं तो वे अपने काम में निरंतर, मतलब लगातार लगे रहते हैं, कभी छोड़ते नहीं हैं। जैसे कि भोजन करना, उन्हें पता है कि शरीर का अगर अच्छे से विकास करना है तो हमें समय पे भोजन करना होगा, प्यास लगे तो पानी पीना है, और नौकरी के लिए जीवन भर पढ़ाई करने के लिए वचनबद्ध होना। मतलब कि बच्चे के मन में हो जाता है कि जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। उसके लिए वो प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है और फिर से वो अच्छे से पढ़ाई में मन लगाता है। और लास्ट है, अभिप्रेरणा का प्रभाव उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के बाद समाप्त हो जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर मोटिवेट है, मोटिवेट हो रहा है, तो उसका प्रभाव कब खत्म हो जाता है? जब व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जब आप सीटेट निकाल लेंगे तो आपके अंदर से जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगा। आप जो अभी प्रेरित हो रहे थे वो सारी भावनाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे जब एक बालक क्रिकेट का कुशल खिलाड़ी बन जाता है तो उसके बाद वह उस क्षेत्र में अपनी रुचि कम कर देता है। होता क्या है ना कि आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि हर व्यक्ति के मन में रहता है कि मैं सीटेट निकाल के जब नौकरी करूंगा तो नौकरी करने के बाद मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाऊंगा। मैं वैसे नहीं पढ़ाऊंगा जो अन्य बहुत सारे टीचर हैं, आप लोगों ने देखा होगा सरकारी विद्यालय के, जो नहीं पढ़ाते हैं अच्छे से। मैं उनके जैसा नहीं होगा। लेकिन आप भी जब उस फील्ड में जाइएगा तो धीरे 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 आपका भी व्यवहार, आप भी उसी तरह हो जाते हैं। मैं सभी लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है।
तो ये अभिप्रेरणा का प्रभाव ये है कि उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के बाद वो समाप्त हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न है हमारा कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बीच कौन कौन से संबंध होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है अभिप्रेरणा और अधिगम के बीच। तो पहला रिलेशन ये है कि महान वैज्ञानिक एंडरसन के अनुसार एक बालक में सीखने की गति में तेजी तब आती है जब उसमें अभिप्रेरणा का समावेश हो। यानी कि एक बच्चा तेजी से अपने जीवन में विकास तभी करता है, तेजी से कुछ तभी सीखता है जब उसके अंदर अभिप्रेरणा हो, मतलब किसी न किसी चीज़ की पाने के एक मोटिवेशन हो कि नहीं मुझे इसे पाना है, मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करना है। क्यों करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर वो सोचता है, उनसे रिलेटेड बातें करता है, सुनता है, तो वो क्या करेगा कि अपने सीखने की गति में तेजी ला देता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर एक टॉपिक डेली पढ़ रहे हैं और केवल वीडियो देख रहे हैं, इसका नोट्स तैयार नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि आप अभी अपने लक्ष्य को पाने के लिए मोटिवेट नहीं है। लेकिन जब आपके मन में हो जाएगा ना कि नहीं मुझे अपने लक्ष्य को पाना ही पाना है, तो आप क्या हो जाएंगे, आप इसके लिए तेजी ला देंगे। मतलब तेज जो एक दिन में एक टॉपिक पढ़ते हैं, आप 2 3 4 4 टॉपिक तैयार करना शुरू कर दीजिएगा, और वही पूरे नोट्स और तैयारी के साथ। लेकिन जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा है प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार आंतरिक अभिप्रेरणा अदृश्य अधिगम शक्ति के रूप में तथा बाह्य अभिप्रेरणा प्रकट अधिगम शक्ति के रूप में कार्य करती है। मतलब एस.के. दुबे जी बताते हैं कि हमारे अंदर की जो अभिप्रेरणा है वो अदृश्य है, मतलब दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो भी एक शक्ति है। और बाहरी जो अभिप्रेरणा मिलता है वो भी अधिगम के शक्ति के रूप में काम करता है। यानी कि चाहे अभिप्रेरणा वो आंतरिक हो या अभिप्रेरणा बाहरी हो, दोनों का दोनों अधिगम के कार्य करने में हमारी सहायता करती है। तीसरे हैं मनोवैज्ञानिक मेल्टन के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने के लिए अनिवार्य होती है, क्योंकि अभिप्रेरणा के अभाव में अधिगम संभव नहीं। इनका भी कहना है कि जब तक एक बच्चे में अभिप्रेरणा नहीं होगी तब तक वह कुछ सीख नहीं सकता है। चौथे मनोवैज्ञानिक है वर्नार्ड के अनुसार अभिप्रेरणा के माध्यम से उन उपायों को खोजा जाता है जिनका प्रयोग करके शिक्षक बच्चों में विद्यालय के सभी गतिविधियों के प्रति इच्छा उत्पन्न करता है। मतलब जब बच्चे अभिप्रेरित होते हैं तो वह अपने विद्यालय में जितने भी गतिविधि हो रहे हैं, जो भी कार्य होते हैं, उन सब में अपनी भूमिका निभाने के लिए वे अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, वो उसमें लगे रहते हैं। ये इच्छा एवं रुचि ही छात्रों में अधिगम के स्तर को ऊंचा बनाने में मदद करता है। क्योंकि सही बात है कि जब तक एक बच्चे के अंदर किसी कार्य को करने के लिए इच्छा या रुचि नहीं आएगा, तब तक वह कुछ सीखने के लिए कुछ करेगा ही नहीं, या जब सीखेगा नहीं तो वह अपने जीवन में ऊंचा पद कभी पा ही नहीं सकता है। पांचवें है मर्सेल के अनुसार प्रेरणा के आधार पर ही बालकों के सीखने की दिशा का स्तर तथा समय निर्धारित होता है। यानी कि जिस प्रकार बच्चा मोटिवेट होता है, उसका सीखने का जो दिशा होता है और जो समय होता है वो उसी से निर्धारित होता है कि बच्चा किस प्रकार से अभिप्रेरित हो रहा है, किस प्रकार से मोटिवेट हो रहा है। 6 नंबर है केली के अनुसार सीखने की कला में प्रेरणा एक केंद्रीय तत्व है, इसलिए सीखने की प्रक्रिया में किसी न किसी रूप में अभिप्रेरणा का होना आवश्यक होता है। यानी कि जब तक व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा नहीं होगी तब तक वह कुछ सीख नहीं सकता है और ना ही सीखने में उसका मन लगेगा, क्योंकि जबरदस्ती कार्य करेगा तो वो कार्य अच्छा नहीं होगा, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह हमारे ये 2 प्रश्न हो गए। चलिए तीसरे प्रश्न को समझते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के कार्य, आवश्यकता एवं महत्व को लिखें। कि मतलब अगर कोई बच्चा अधिगम कर रहा है, कुछ सीख रहा है, तो उसमें अभिप्रेरणा का क्या कार्य है, उसकी क्या आवश्यकता है और उसका क्या महत्व है। तो पहला, अभिप्रेरणा के माध्यम से बालक में किसी कार्य को करने के लिए सक्रियता उत्पन्न होती है तथा वह विशेष कार्य को करने के लिए उत्तेजित हो जाता है। यानी कि जब बच्चे के अंदर अभिप्रेरणा आती है ना, तो किसी भी काम को करने के लिए सक्रिय एक्टिव हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है और उस काम को करने के लिए वो उत्तेजित हो जाता है, मतलब एक्साइटेड हो जाता है, बेचैन हो जाता है। कब? जब वो मोटिवेट होता है। लेकिन जब वही मोटिवेट नहीं है तो कोई भी काम कहिए वो नहीं करेगा। दूसरा है अभिप्रेरणा के माध्यम से बालक उस कार्य या गतिविधि का अधिगम करता है जिसके लिए उसे अभिप्रेरित किया जाता है। तीसरा है अभिप्रेरणा बालकों को एक निश्चित दिशा की ओर कार्य करने की तथा आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रयास करने की ओर अग्रसर करती है। यानी अभिप्रेरणा जो होती है
वो बच्चों को क्या बताती है कि एक निश्चित दिशा में आपको काम करना है और आवश्यकता पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करना है और आगे बढ़ते रहना है। चौथा है अभिप्रेरणा के माध्यम से बालकों में सीखने की गति में वृद्धि होती है। यानी जब बच्चे अभिप्रेरित होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी सीखने की गति बढ़ जाएगी। पांचवा है कि अभिप्रेरणा के माध्यम से बालक के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन के प्रयास किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार का उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया का भी होता है। यानी अभिप्रेरणा से बच्चे में सकारात्मक परिवर्तन आता है, उसके में किसी प्रकार का कोई निगेटिव वाली बात नहीं आती है, वो हमेशा सकारात्मक परिवर्तन करना चाहता है और साथ ही साथ वो अधिगम प्रक्रिया का भी उसमें विकास होता रहता है। 6 नंबर है कि अभिप्रेरणा के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया में रुचि का विकास होता है, मतलब इंटरेस्ट। जब अभिप्रेरित होगा बच्चा तो सीखने में इंटरेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि जब बालक की रुचि किसी क्रिया को सीखने में विकसित होती है तो बालक उसको सरलता से सीख जाता है। यानी कोई भी बच्चा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा चित्रकारी कर रहा है या जोड़ घटाव या जो भी पढ़ रहा है, अगर उसमें उसकी रुचि है तो बहुत ही जल्द उसको आसानी से सीख जाएगा। लेकिन जब तक उसकी रुचि उसमें नहीं होगी वो उस चीज़ को सीखने में सक्षम नहीं हो सकता है। 7 नंबर है कि जब किसी कार्य को सीखने के लिए छात्रों को अभिप्रेरित किया जाता है तो छात्रों में उस गतिविधि के प्रति और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति विकसित होती है, जिससे उस छात्र द्वारा उस गतिविधि को सरलता से सीखा जाता है। 8 नंबर है अभिप्रेरणा के आधार पर लक्ष्य को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। 9 नंबर है अभिप्रेरणा से बच्चों में चरित्र का विकास होता है। 10 नंबर अभिप्रेरणा से बच्चों में अनुशासन आता है, जिसके कारण छात्रों की शिक्षक द्वारा तथा अभिभावक द्वारा प्रशंसा भी की जाती है। 11 नंबर है छात्रों की रुचि से संबंधित पाठ्यक्रम जब बच्चों को दिया जाता है तो वह पाठ्यक्रम अभिप्रेरित पाठ्यक्रम बन जाता है। मतलब कि अभिप्रेरणा से बहुत सारे फायदे हैं। बच्चे आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, अपने कैरेक्टर को बनाएंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे और साथ ही साथ अगर जिस पाठ्यक्रम में उनको अभिप्रेरित किया जाएगा तो वो उसको अच्छे से जल्दी सीख भी पाएंगे। ठीक है, और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ये, छात्रों को अभिप्रेरित करने की विधियों को लिखें। वो कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम एक छात्र को अभिप्रेरित कर सकते हैं। एक छात्र नहीं, मतलब सभी छात्रों को। पहला है सभी छात्रों को पुरस्कार प्राप्त करना अच्छा लगता है, इसलिए पुरस्कार के माध्यम से छात्रों को अच्छे कार्यों के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। यानी मतलब अगर आप स्कूल में आप एक शिक्षक हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो समय समय पर टेस्ट दीजिए और टेस्ट लेने के बाद उनको कुछ पुरस्कार दीजिए जो बच्चे आगे आते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों को पुरस्कार लेना अच्छा लगता है और वो फिर से मन लगा के पढ़ते हैं कि अगली बार भी मुझे लेना है। साथ ही साथ अन्य जो बच्चे हैं जिनको रिजल्ट मतलब आगे नहीं है, उनको पुरस्कार नहीं मिला है, तो उनके मन में आता है कि अगर मैं भी पढ़ूंगा तो मैं भी पुरस्कार पाऊंगा। इस तरह सभी बच्चे अधिगम की प्रक्रिया में लग जाते हैं। 2 नंबर है उदंडता करने पर छात्र को दंड देने से छात्र और अधिक उदंड होने लगता है। मतलब कोई बच्चा अगर उदंड है और उसको आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा दंड देते हैं, पीट देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सुधर जाएगा, वो और ज़्यादा उदंड हो जाएगा, वो खतरनाक बन जाएगा। इसलिए एक शिक्षक को नैतिकता द्वारा छात्र को प्रेरित करना चाहिए कि एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि उसे किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार का कोई सजा न दे करके उसे हम नैतिक स्तर पर समझाएं, और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो अपनी उदंडता छोड़ देगा और अधिगम की ओर अपना पैर फैलाना मतलब दिमाग लगाना शुरू कर देगा। तीसरा है कि अच्छे व्यवहार को सीखने के लिए प्रशंसा एवं बुरे व्यवहार की गतिविधियों को त्यागने के लिए उसके निंदा करके प्रेरित किया जा सकता है। यानी क्लास में आप क्या कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ता है तो आप उसकी प्रशंसा भी कीजिए कि बच्चा बहुत मेहनत करता है। अगर आप लोग भी कीजिएगा तो आप लोग भी आगे आइएगा, आप भी प्रशंसा के पात्र बनिएगा। इस तरह अन्य बच्चों में ये मन में आता है कि अगर मैं भी अच्छा से पढ़ूंगा तो सर हमारा क्या करेंगे, बड़ाई करेंगे, तो उन्हें अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को प्रशंसा अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई बच्चा है बुरा व्यवहार करता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, तो उसको समझाना है कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, उसकी थोड़ी बहुत निंदा भी करनी है ताकि वो शर्माए और उससे अपनी पढ़ाई में लग जाए। 4 नंबर है सफलता एवं असफलता दोनों ही छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। सफलता से और अधिक सीखने के लिए तथा असफलता से सफलता प्राप्त करने के लिए छात्र प्रेरित होता है। यानी बच्चों को अगर मान लीजिए आप एग्जाम ले रहे हैं, अगर बच्चा सफल हो रहा है तो आप उसको सफल कीजिए। सफलता से बच्चों में लगता है कि चलो आज मैं इतना सफल हूँ और मेहनत करूंगा तो और ज़्यादा सफल होऊंगा। और जो बच्चे असफल हैं तो उनके मन में ये आता है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं भी एक न एक दिन सफल हो जाऊंगा। तो इस चीज़ के लिए उन्हें प्रेरित करते रहना चाहिए। और 5वां है प्रतियोगिता के रचनात्मक रूप का प्रयोग करके, मतलब समय समय पर प्रतियोगिता परीक्षा कराइए, कंपटीशन कराइए।
छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। 6 नंबर है, सहयोग की भावना भी सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का कार्य करती है। यानी कि हमें बच्चों का साथ देना चाहिए, उन्हें अच्छे से उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, तो उससे भी बच्चे अभिप्रेरित होकर सीखने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। 7 नंबर है, परिणाम का ज्ञान भले ही सकारात्मक रूप में हो या नकारात्मक रूप में, मतलब बच्चा फेल हो या पास हो, बच्चों को उनका परिणाम स्वरूप जरूर बताना चाहिए। मतलब बच्चे फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जो बच्चा ज़्यादा नंबर लाएगा उसी का रिजल्ट बताएंगे, जो नहीं लाएगा उसको नहीं बताएंगे कि वो दुखी हो जाए। नहीं, बताना है आपको। या दोनों ही स्थितियों में उनको अधिगम करने के लिए प्रेरणा देता है। मतलब जब बच्चे फेल होंगे तो उनके मन में आता है नहीं, हमें पढ़ना ही पड़ेगा, जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। और जो सफल हो जाते हैं उनको लगता है कि हमें आगे के लिए और मेहनत करना होगा, तो इसी तरह मैं सफल होता रहूँगा। 8 नंबर है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा हमेशा नयापन का भाव रखना चाहिए। इससे बच्चों का मन शिक्षक से उबता नहीं है और वे अधिगम में रुचि बनाए रखते हैं। मतलब शिक्षक को हमेशा ध्यान रखना है पढ़ाते वक्त कि एक ही चीज़ को बार बार न कहने, तो बच्चे बोर होने लगते हैं, और बच्चे बोर होंगे तो आपसे पढ़ेंगे नहीं। इसलिए नयापन लाइए, बच्चा इससे क्या होगा कि आपसे उबेगा नहीं और अधिगम में रुचि बनाए रखेगा। और लास्ट है 9 नंबर, शिक्षक द्वारा छात्रों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति रुचि उत्पन्न कर दी जाती है, तो छात्र शीघ्रता से सीखते हैं क्योंकि रुचि को सर्वोत्तम अभिप्रेरक के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कि बच्चे को हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उसमें रुचि ले, क्योंकि जब तक बच्चे रुचि नहीं लेंगे वो ज़्यादा कुछ सीखेंगे नहीं। तो इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलते हैं इस सब्जेक्ट के अंतिम टॉपिक 23 नंबर टॉपिक से, और ये आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है खत्म हो जाएगा। और उसके जस्ट बाद हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू कर देंगे, और साथ ही साथ हिंदी विषय इसमें अब स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।